ये क्या तरीका होता है बात करने का? क्या है यार, ये कौन है? इसको जरा क्वेश्चन नंबर 28, 27। सलीम जो खाला रशीदा का बेटा था, इज रेजिडेंट एक्सपेयर एंड रन्स अ फिटनेस सेंटर, और फिटनेस सेंटर के साथ चलता है इन डीएचए कराची। उसकी रिटर्न रेगुलरली जमा होती है। ये इंफॉर्मेशन उसके बिजनेस की है फॉर टैक्स ईयर ऐसा जो भी आया ही नहीं, फॉर टैक्स ईयर 2026। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 2162। एडमिन एक्सपेंसेस हाइब्रिड लास्ट रो प्लीज, सीट्स चेंज कर लें बस, अब चेंज करें जरा, सीट जल्दी करें प्लीज, दाएं बाएं अगली रो में आए। एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड एनुअल रेंट ऑफ प्रेमिसेस। एडमिन एक्सपेंस में शामिल है, अच्छा यार ये एडजस्टमेंट जरा समझ नहीं है आपने। एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल है एनुअल रेंट ऑफ प्रेमिसेस 1560। याद रखिएगा जो शामिल है उल्टाना उसको होता है। जब आप फुल स्टॉप के आगे पढ़ते हैं ना तो फिगर उल्टाते उल्टाते आप खुद उलट जाते हैं, तो खुदा के लिए उल्टाना उसको होता है जो शामिल है। तो 1560 को आपने उल्टाना था। विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 144 वाज डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट पेमेंट। विदहोल्डिंग टैक्स अल्लाह का शुक्र है काट लिया उससे। हमने कहा था सैलरी से, रेंट से, कमीशन देते हुए, पेमेंट्स करते हुए टैक्स काटना चाहिए। अगर बिजनेसमैन पेमेंट्स करते हुए टैक्स ना काटे या काट तो ले लेकिन गवर्नमेंट के खजाने में जमा ना कराए तो ऐसी सूरत में वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होती। अब इसने टैक्स काट लिया है 144 का, बट वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, लेकिन अभी तक हुकूमत के खजाने में इसने जमा नहीं करवाया, बट वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो इस जुर्म की सजा यह मिलेगी कि यह खर्चा आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब करेंगे क्या? हम 1560 को बस ऐड बैक कर देंगे, 144 का कुछ भी नहीं करना। बेसिकली होता यह है कि जब कॉलेज वाले सरासिफ की सैलरी पर टैक्स काटते हैं तो कॉलेज वाले कहते हैं सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 90,000 जो सरासिफ को दे दिया, एंड पेएबल टू गवर्नमेंट 10,000। अब पेपर में सवाल आ जाए कि सरासिफ की सैलरी है 1 लाख और उस पर 10,000 टैक्स नहीं कटा, तो इस 10,000 को तो कुछ भी नहीं करना, बस 1 लाख सैलरी डिसअलाउ हो जाएगी। बस इस 10,000 को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। तो सिमिलरली जो 144,000 लिखा हुआ था इसका तो कुछ भी नहीं करना था। इसकी एंट्री ये थी, रेंट एक्सपेंस डेबिट 1560, कैश क्रेडिट और पेएबल टू गवर्नमेंट 1560 में से अगर मैं 144 माइनस करूं तो जवाब आता है 14। ये 1416 मैंने किराएदार को दिया होगा और बाकी मैंने गवर्नमेंट को देना होगा, लेकिन काट के रख भी लिया होगा, लेकिन अभी तक अपनी दराज में पड़ा है, गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो मेरे भाई पेपर में तो इससे खेलेंगे, ये डिसअलाउ होगा, नोट कर लें। टैक्स का तो कुछ नहीं करना और ये कहीं एंड पे माइनस भी नहीं करना माय डियर, ये वो वाला टैक्स नहीं है। 1 मिनट जरा सुने, ये कोई एंड पे माइनस करने वाला टैक्स नहीं है, ये मेरा टैक्स ही नहीं है, ये तो अगले का टैक्स है जो मैंने काट के रखा हुआ है। ये उल्टा माइनस क्या करना न्यूमेरिकल में, ये हुकूमत को जाके साल में जमा करवाना है, हुकूमत के बंदे जबरदस्ती मेरे से लेके जाएंगे। तो इस 144 को न्यूमेरिकल में कहीं शो नहीं करना, बस हाइब्रिड में लेट आके आराम से बैठ जाना है। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। सुना था सर्दियां आ रही हैं, वापस चलेंगे। एक नहीं, कल छुट्टी नहीं है, कल नॉर्मल क्लास है। एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है यूज्ड फॉर उठाना एंड गिराना ऑफ एम्प्लॉइज।
ऑफ फिटनेस सेंटर। एक गाड़ी है जिस पर एम्प्लॉय, ठीक है आप सेल्स टैक्स से खेलें, जो मर्जी करें, आई कैप आपसे खेलेगा, कर लें जो भी करना है, जितने दिन रह गए जो मर्जी करें, आप लोग कौन पूछ रहा है, जो मर्जी करो, आपको क्या मसला है, आपने कौन सा जो है वो पेपर देने हैं, हद होगी, अजीब बातें करते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ फिटनेस सेंटर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 80 लाख। ये 80 लाख की पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बेची है। व्हीकल खरीदी थी 85 लाख की, यानी 75 लाख से महंगी। अच्छा, ये माना कि ये पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करती है, पिक एंड ड्रॉप देती है, लेकिन हमने दो लफ्ज पढ़े थे, प्लाइंग फॉर हायर और नॉट प्लाइंग फॉर हायर। ये प्लाइंग फॉर हायर फिर भी नहीं है, इस वजह से कि ये सवारियों को बिठा के किराया नहीं लिया जाता इसमें, बल्कि सवारियों को बिठा के किराया लेने के बजाय अपने एम्प्लॉयज़ को ही घर में छोड़ा जाता है, और अगले दिन दोबारा जब वो नींद पूरी कर लें, सुबह उठ के दोबारा उनको जो है वो गधे की तरह ले आते हैं, फिर शाम को छोड़ाते हैं, फिर उनको नींद पूरी कराते हैं, फिर अगले दिन सुबह की तरह ले आते हैं। ये हो रहा है, ज़रा आपको क्या पता क्या क्या हो रहा है। तो ये गाड़ी जो है इसकी कॉस्ट को 75 लाख पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बिकॉज ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर नहीं है, सवारियों से किराया नहीं लिया जा रहा, नॉट प्लाइंग फॉर हायर। अकाउंटिंग गेन आपने उल्टा देना था, इसको आपने न्यूमेरिकल के फेस पे क्या कर देना है, लेस कर देना है। और टैक्स वालों का गेन अगर आपको नहीं निकालना आता 75 लाख से ऊपर वाली गाड़ी का, तो बस ठीक है, फिर आप जाने और घर वाले जाने आपके, उसमें मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक गाड़ी एक्वायर की है लीज पे, गाड़ी 70% बिजनेस में यूज हो रही है और 30% घर में। अच्छा माय डियर, एक बात याद रखिएगा, अब जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट है उस पे 70 ना लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वो है जो खर्चों में पड़ा हुआ है। अब उस पे 70 लगा नहीं लगा, हमने बस उल्टाना है उसको जितना पड़ा हुआ है। अब ये जो फिगर्स उल्टाते हुए 70-30 लगाने के चक्कर में जाते हैं, ये मारे जाते हैं, क्योंकि उसने क्या, मैंने खर्चों में इतना डाल दिया है, अब वो 70% तुमने लगा के डाला है, लगाए बगैर डाला है, ये अकाउंटिंग वाले जाने, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, हमने जो डाला है हम उसे उल्टा रहे हैं, वो सही डाला है गलत डाला है, जो मर्जी किया तुम लोगों ने, हमें उससे कंसर्न नहीं। मुझे नहीं पता ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 70% है या पूरी 100% है, मुझे नहीं पता ये इंटरेस्ट 100% है 70% है, आई डोंट नो। मैंने बस ये लफ्ज पढ़ा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल चार्जेस वर रिकॉर्डेड इन P&L, बस वर रिकॉर्डेड का लफ्ज मेरे लिए काफी है। अब मैं कोई 70-30 नहीं लगाऊंगा, आई विल जस्ट उल्टा दिस फिगर। तो प्लीज अकाउंटिंग के फिगर्स उल्टाते हुए 70-30 के चक्कर में जिंदगी में कभी ना पड़िएगा। जिस फिगर के साथ इंक्लूड का लफ्ज लिखा हो कि ये इंक्लूड है, ये रिकॉर्डेड है, उल्टाएंगे, इसको खत्म करें बात। अब आपने न्यूमेरिकल के फेस पे इसको ऐड कर देना है 6 लाख को, और इसको भी ऐड कर देना है, और इसको लेस करना है, बट 70% करके इसको लेस कर देना। सलीम को गेन आया है 50,000 का, ये वाला, ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, डिटेल्स आर एज अंडर। ये तस्वीर खींचो यार, यहाँ पे स्पेस आनी चाहिए। डिटेल्स आर एज अंडर। नेम ऑफ इन्वेस्टी, मून लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, प्लैनेट लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी का गेन कहां जाएगा, सिक्योरिटीज में, और ये वाला कहां जाएगा, इनकम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, और ये इनकम कैपिटल गेन सेपरेट लॉस। अब ये गेन है तो नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं हो सकते, उसने गेन खुद निकाल के दिया है। अगर सेल प्राइस और परचेज प्राइस अलग अलग दी होती तो फिर हम उसमें नोशनल एक्सपेंसेस भी माइनस करते। नोशनल एक्सपेंसेस सिर्फ कहां माइनस होने हैं, सिक्योरिटीज के केस में। डन। चलें, कल कौन सा सवाल डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 41। ओके, अब आ जाए उधर। जिथे दी डंकी, सॉरी अगर आप माइंड करते हैं ऐसी बातें, मैं इंशाल्लाह जारी रखूंगा। माय डियर, आज क्या तारीख है,
1 2 3 4 5 6 7 7 दिन रह गए दिसंबर के और 31 दिन रह गए जनवरी के। 7 जमा 31 38 और फरवरी के इस दफा माशाल्लाह कितने दिन है? 28 दिन है। तो 28 जमा 38 कितने हो गए? 66। और 66 में इस दफा तो माशाल्लाह 3 से ही पेपर भी शुरू हो रहे हैं, यानी दोनों तरफ से जबरदस्त सैंडविच है। उधर से 28 को फरवरी को खत्म हो रहा है और इधर से 3 मार्च को पेपर शुरू हो रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बता दें कि ये 2 दिन तो चलें छोड़ें, तो कितने दिन हो गए टोटल? 66। अभी आपने सेल्स टैक्स भी पढ़ना है, अभी आपने जो है वो लॉसेस का चैप्टर भी पढ़ना है, अभी आपने जो है वो रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाला चैप्टर भी खत्म करना है, अभी आपने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन भी करनी है। जनवरी तक कोशिश कर रहे हैं हम ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो अब सवाल ये है कि फरवरी में दिन भी 28 हैं, तो अब दिन बहुत कम रह गए हैं माय डियर। बिल्कुल ये वही दिन है एग्जैक्टली जिनके बारे में शायर ने कहा था कि अब सर खुजाने के लिए भी बंदा रखना पड़ता है मुझे। तो ऑब्वियसली दिन इतने कम रह गए हैं कि मोबाइल का यूजेज तो 0% होगा तो ही कहीं जाके गुजारा होगा, वरना तो आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार रहे होंगे। बहरहाल हमें बहुत जल्दी है, इसलिए पेज 502 पे आ जाएं। जिसने फिक्रमंद होना था हो गया, जिसने नहीं फिक्रमंद होना उसके तो अब्बू अम्मी भी उसकी मिन्नतें करते रहे तो वो फिक्रमंद नहीं होगा। रिटेलर, अल्लाह ना करे ऐसा मौका है वो मिन्नतें करें। रिटेलर बिल्कुल बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है, बस समझ लें पेपर सर पे खड़े हैं, तलवार मंडला रही है। वैसे मौत उससे भी ज्यादा करीब है, इसलिए उसकी जरा ज्यादा तैयारी करें। अच्छा जी, रिटेलर, रिटेलर का मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स, 7-8 स्टूडेंट्स मैं गिनवा सकता हूं कि एक दिन क्लास में आए और अगले दिन नहीं आए, तो मिसालें भरी पड़ी हैं, तो इसलिए मौत उससे भी ज्यादा करीब है। रिटेलर मीन्स अ पर्सन, रिटेलर एक ऐसा बंदा है, वापस आ जाए। रिटेलर मीन्स अ पर्सन सेलिंग गुड्स टू मैंगो पीपल, जनरल पब्लिक, फॉर कंजम्पशन, कि वो घर में इस्तेमाल करें। तो रिटेलर वो बंदा होता है जो ऐसे बंदे को चीजें बेचे जिसने आगे चीजें कहां इस्तेमाल करनी है? घर में इस्तेमाल करनी है। फॉर कंजम्पशन या फॉर सेल, मैं और आप चीजें इसलिए लेके जाते हैं कि इस्तेमाल करेंगे या आगे बेचेंगे? कंजम्पशन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कई दफा लोग इंपोर्ट और रिटेल का बिजनेस मिक्स कर लेते हैं, हो जाता है ना ऐसा, इंपोर्ट भी कर रहे हैं चीजें बाहर के मुल्क से और वही चीजें दुकान पे रख के बेच भी रहे हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल भी मिक्स कर लेते हैं, जैसे हश पपीज वाले हैं या बाटा वाले हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और बेचने की अपनी दुकानें भी खोली नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और रिटेल भी कर रहे हैं। लेकिन पेप्सी और कोका कोला वाले खाली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो तो रिटेल नहीं कर रहे हैं। मैं कोका कोला की फैक्ट्री आउटलेट से बोतल लेने जा रहा हूं, वहां से फ्रेश मिलेगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिटेल मिलाते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिटेल नहीं मिलाते। कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड रिटेल एंड मैन्युफैक्चर विद रिटेल शैल नोटिफाई टू एफबीआर, एफबीआर को बताएगा, एंड एडवर्टाइज, और एडवर्टाइज भी करेगा, 2 काम करेगा, नोटिफाई करेगा एंड एडवर्टाइज करेगा। मैंने कल वाला भी याद नहीं किया, ये चैप्टर मैंने साथ याद करना था, अभी मेरे से पूछा जाए तो मुझे हल्का फुल्का भूल गया है, हद होगी। चलो खैर है, अभी एक ही दिन हुआ है, आज इंशाल्लाह दोनों दिन का इकट्ठा याद कर लूंगा। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि ये बंदा नोटिफाई करेगा और एडवर्टाइज करेगा और हाइब्रिड में थर्ड रो में बातें करेगा आपस में। मैंने प्लीज आप दोनों को कहा था कल कि चेहरा दाएं बाएं करके कोशिश करें इसके बगैर बातें करने की, इसकी प्रैक्टिस करें अगर करनी ही है तो। चल अब मैं ही मजबूर हो गया ना ये कहने पे कि करनी है तो करें, लेकिन बस मुझे ना पता चले। शेल नोटिफाई एंड एडवर्टाइज होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस सेपरेटली। नाउ व्हाट इज होलसेल प्राइस एंड व्हाट इज रिटेल प्राइस? मिसाल के तौर पे हश पपीज वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हश पपीज के जूते कभी बाटा पे पड़े हुए देखे आपने? यह अजीब दीवाने लोग हैं, हाथ खड़ा करें जिन्होंने पड़े हुए देखे हैं। जी जी, और छोटे शहरों में आप अक्सर चले जाएं, बाटा की दुकानों पे हश पपीज के जूते पड़े हुए हैं।
तो वो जहां पे हश पपीज वाले अपना रिटेल आउटलेट नहीं बनाते तो वहां पे किसी और की दुकान पे रखवा देते हैं। इसमें कोई मसला नहीं, पता नहीं आप किस दुनिया में रह रहे हैं। अच्छा जी, अब हश पपीज वाले होलसेल प्राइस इनकी अलग होगी और रिटेल प्राइस अलग होगी। हो सकता है हश पपीज वाले जूता बेचते हों 12,000 का अपनी दुकान पे, लेकिन अगर बाटा कहे कि मैं तुम्हारे जूते बेचूंगा तो बाटा को ये 11,000 का बेचेंगे ताकि बाटा वाले आगे कस्टमर को कितने का बेचें, 12,000 का। तो ये फिर बोर्ड को अपनी दोनों प्राइसेस बताए कि जो मेरे से एक जूता खाने आता है उसे मैं 12,000 का खिलाता हूं और जो मेरे से ज्यादा जूते खाने आता है उसे मैं 11,000 का खिलाता हूं। नोट कर लें, खाना नहीं है, नोट कर लें। ये जितने बुजुर्ग बने बैठे हैं ना कि हमें थ्योरी आती है और हमने खुली कचहरी ज्वाइन नहीं करनी और नहीं सुनाना, आज सबके साथ वो होगी जो दुनिया देखेगी। इस सारे बुजुर्गों की आज बुजुर्गी, सॉरी माशाल्लाह आता होगा आपको, लेकिन कम से कम आना तो था ना। नहीं, हम तो सो जाते हैं, हम तो 9 बजे सो जाते हैं। ये साथ वाला जो बड़ा बुजुर्ग बना फिर है ना कि मुझे तो सब आता है। ओके, ना ना ना, आप कहाँ आए थे? 11 तो लोग थे टोटल, उसमें 5 फिजिकल वाले होंगे, 5 ऑनलाइन वाले होंगे। मैं आया था, चल तू आया था। अच्छा जी, तो शेल नोटिफाई एंड एडवर्टाइज होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस आमतौर पे कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। और रिटेल प्राइस ज्यादा, सेपरेटली। एंड डिक्लेयर द एड्रेस ऑफ, डिक्लेयर किसको? और एड्रेस बताएं रिटेल आउटलेट्स के कि कहां कहां हमारी दुकानें मिलती हैं। पूरे पाकिस्तान में 50 ब्रांचेज हैं, 60 ब्रांचेज हैं, 70 ब्रांचेज हैं, या हम खुद ही एक ब्रांच हैं। अच्छा, पहले अब मैंने आपको मुश्किल डेफिनेशन पढ़ानी है, फिर आसान। नीचे आए, इंपोर्टर। इसको जरा समझने आपने, इंपोर्टर एक ऐसा बंदा होता है जो पाकिस्तान में चीजें इंपोर्ट करे। इस पे जरा बात करते हैं आज। चलें छोड़ें, कल करेंगे, अब नहीं छोड़ें, ज्यादा हो जाएगी। जरा कॉन्सेप्ट फिर कैसे अब्सॉर्ब करेंगे। होलसेलर की पढ़ते हैं डेफिनेशन जी। इंपोर्टर खुद कोशिश कीजिएगा घर में ना किसी से समझने की। तो ये प्रिंसिपल्स आपको कहते हैं, हमें नहीं पढ़ाया उन्होंने, शिकायत लगा दें जाके। होलसेलर, होलसेलर तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या डीलर और रिटेलर या कस्टमर। तो डीलरशिप में तो ऐसा हो जाता है ना कि होंडा गाड़ियां बना रहा है, भाई चेहरा ऊपर रखे ना, क्या करना है चेहरे को नीचे करके। होंडा गाड़ियां बना रहा है, डीलर ने डीलरशिप लेके 20-25 गाड़ियां अपने शोरूम पे रख ली। ये जो गाड़ियों पे शोरूम आप जाते हुए देखते हैं, ये डीलर्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते। मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो उनकी फैक्ट्रीज में जाना पड़ेगा आपको जहां गाड़ियां बन रही हैं। तो होंडा गाड़ियां बना रहे हैं, डीलर्स गाड़ियां खरीद लेते हैं, या आमतौर पे ये होता है कि खरीदते नहीं है, बस उनसे ले लेते हैं और लेके फिर आगे कस्टमर को बेचते हैं। फिर कस्टमर डायरेक्ट चेक बना देते हैं होंडा के नाम का और डीलर अपना उसमें से कमीशन रख लेते हैं। सो वट एवर द अरेंजमेंट में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद ये समझाना था कि होंडा वाले गाड़ियां बनाएंगे, डीलर्स की दुकान पे रखेंगे और डीलर्स फिर किनको बेचेंगे? कस्टमर्स को। लेकिन ये तो बड़े आइटम्स में होता है, गाड़ी है, जहाज है, हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में आएंगे, हेलीकॉप्टर्स के शोरूम इंशाल्लाह आपको मिलेंगे पाकिस्तान में। तो लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, अपन इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से पार्किंग लेंगे, हम परेशान ना हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में आके हेलीकॉप्टर उतारा करेंगे सरासिफ। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो होलसेलर को पंखे बेचेंगे। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को पंखे बेचेंगे। गुजरात फैन वाले गुजरात में फैक्ट्री लगा के पंखे बनाएंगे और होलसेलर को पंखे बेचेंगे। होलसेलर के पास बड़े बड़े स्टोर रूम होते हैं जहां पे वो पंखे रख लेता है। फिर ये होलसेलर
अपने इलाके में जाके 15-20 रिटेलर्स को पंखे बेचेगा। ये जो दुकानें होती हैं आमतौर पे, ये पंखों की आमतौर पे होलसेलर नहीं होते, ये रिटेलर्स की दुकानें होती हैं। अनलेस कि कोई बहुत बड़ी दुकान और वो कह दे मैं होलसेलर हूं, तो ये रिटेलर्स को बेचेंगे और रिटेलर्स आगे किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। तो ऑब्वियसली इन द एंड चीजें रिटेलर और कस्टमर तक ही जाती हैं। कई दफा ऐसे डायरेक्ट चली जाती हैं यहां पे, और कई दफा ऐसे रूट होके जाती हैं। तो अब ये जो डेफिनेशन है हमारी, थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है रिटेलर की, और हमने इससे कहा है कि रिटेलर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल को भी मिला सकता है आपस में, और इंपोर्ट और रिटेल को भी मिला सकता है आपस में। लेकिन अगर ये कर रहा है काम, तो फिर होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस अलग अलग बताएगा। यानी रिटेलर अगर होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस दोनों अलग अलग बता रहे हैं तो वो बताएगा। अब हम डेफिनेशन किसकी पढ़ने लगे हैं? होलसेलर या डीलर की। फिर नोट कर लीजिएगा पहले। होलसेलर इंक्लूड्स अ, होलसेलर में डीलर क्या है? शामिल है। एंड मींस एनी पर्सन हु कैरीज ऑन वेदर रेगुलरली और नॉट। वेदर रेगुलरली और नॉट का मतलब होता है कि पूरा साल ही ये बिजनेस करता रहता है रेगुलरली, और नॉट का मतलब होता है पूरा साल नहीं करता, कभी कभी करता है। द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेल। देखें इधर, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेल, इसका कारोबार बताएं। बाइंग इनसे बाय करता है, एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेल, ये इसका कारोबार है। आसान सी डेफिनेशन है। सेलिंग गुड्स बाय होलसेल, रेपिटेशन है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब है, कई दफा इससे लेके खुद जाके बेच देता है, कई दफा कोई मिडल मैन को डालता है, यार तुम जाके बेचो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो सेलिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर कैश, इसको कहता है यार मुझे कैश दे दो। जब रिटेलर कहते हैं मेरे पास कैश नहीं है, तो फिर कहते हैं उधार पे ले लो चीजें, कोई मसला नहीं। फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट। कमीशन आमतौर पे इधर होता है डीलर के केस में, वो फिर पूरी कहानी डिफरेंट है। ये वाला रिदम आमतौर पे और तरीके से चलता है, और ये वाला जो रिदम है ये और तरीके से चलता है। इसमें आमतौर पे ये होता है कि मैन्युफैक्चरर इसको बेच देता है चीजें, फिर ये अपने पास रख लेता है, स्टोर करता है, फिर ये आगे इसको बेचता है, और फिर ये आगे इसको बेचता है। लेकिन येलो वाले में आमतौर पर डीलर को बेची नहीं जाती चीजें, डीलर को रखवाई जाती हैं। अगर डीलर की चीजें ना बिके तो वापस आ जाएंगी मैन्युफैक्चरर के पास, और डीलर जब ये चीज बेच देता है कस्टमर को गाड़ी, तो फिर कस्टमर डायरेक्ट चेक बनाता है मैन्युफैक्चरर के नाम का, और फिर मैन्युफैक्चरर कहता है कि तुमने गाड़ी जो है 1 करोड़ की बिकवाई, उसमें 2 लाख रुपए तुम्हारा कमीशन है, वो मैं तुम्हें भेज देता हूं। तो डीलर को फिर कमीशन मिलता है, तो इनको कमीशन एजेंट भी कहा जाता है। तो बेसिकली डीलर इज एन एजेंट। ये एजेंट है जो कमीशन ले रहा है अपने काम का। नोट करने दूंगा। इसी तरह कहते हैं पूरा सिलेबस खत्म हो गया, मुझे तो कभी भी नहीं नोट करने दिया। अच्छा जी, फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और फॉर कमीशन और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या और कोई पैसे ले लें आप उससे, चीजी ले लें, क्या कहते हैं आप लोग, चीजी, मरुंडे, गरम अंडे। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन, इसमें वो बंदा भी शामिल है हु स्टोर गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स एज एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। ये बेसिकली डीलर है असल में। डीलर कौन होता है? हु स्टोर गुड्स बिलोंगिंग टू मैन्युफैक्चरर एज एन एजेंट, एजेंट के तौर पे, फॉर द पर्पज ऑफ सेल। ये सेल किसको करता है? आमतौर पे डायरेक्टली कस्टमर को, क्योंकि मेरे ख्याल से गाड़ी के लिए किराने की दुकानें नहीं होती कि डीलर आगे किसी किराने की दुकान वालों के 2-3 गाड़ियां तुम रख लो जरा दुकान पे, सामान साइड पे करके। ओके, कर दे, कोई मसला। सो दैट वाज अ वेरी इजी डेफिनेशन, लेट अस रिपीट इट अगेन। ये एक डीलर होता है जो बिजनेस करता है कभी कभी या पूरा साल। इसमें वो चीज़ें खरीदता है और बेचता है बाय होलसेल, या बेचता है चीज़ें बाय होलसेल, पैसे भी ले लेता है, कभी किस्तों पे ले लेता है,
कभी कमीशन ले लेते हैं अपने काम का, इसमें वो बंदा शामिल है जो चीजें स्टोर करे मैन्युफैक्चरर की और एजेंट के तौर पे आगे उनको बेचे। अच्छा जी, सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू पर्सन्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू अ पर्सन हु डिडक्ट्स इनकम टैक्स एट सोर्स। असल में कई दफा ऐसे होता था कि होलसेलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को चीजें बेचता है, जैसे आर्मी, पुलिस, हॉस्पिटल्स, इन लोगों को। अब लॉ मेकर ना थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव के अंदर अल्फाज चुनते हुए उसने थोड़ी सी बोंगी मार दी। उसने कहा कि मैं जरा मुश्किल काम करके देता हूं। कहते हैं गवर्नमेंट आपको पता है कौन होती है? गवर्नमेंट लोगों का टैक्स काटती है। आप कहें गवर्नमेंट तो आमतौर पर टैक्स नहीं काटती। हाँ, कभी कभी काटती है, हमने सुना है। गवर्नमेंट के पास कोई पुलिस का अफसर है, उसका टैक्स काट लेगी उसको सैलरी देते हुए। गवर्नमेंट के पास कोई जनरल साहब हैं, उनका टैक्स काट लेगी उसको सैलरी देते हुए। गवर्नमेंट सैलरियां तो देती है लोगों को। गवर्नमेंट आमतौर पे लोगों को और तो काम नहीं, सैलरियां तो देती है। सैलरी अगर हुकूमत का एम्प्लॉय है तो सैलरी देते हुए गवर्नमेंट भी टैक्स काटती है। तो अब इसने रिटेलर कस्टमर के साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लिखना चाहिए था, लेकिन इसने कहा होलसेलर इज अ पर्सन हु सेल्स गुड्स टू अ पर्सन हु डिडक्ट टैक्स। अब इस तरह की बात इसको नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था होलसेलर इज अ पर्सन हु आल्सो सेल गुड्स टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ऑब्वियसली कभी कभी गवर्नमेंट कहती है रॉयल फैन को कि यार हमें जो है वो 100 पंखे चाहिए, क्योंकि हमने आर्मी के अंदर एक नई छावनी लगानी है, तो हमें 100 पंखे चाहिए। तो रॉयल फैन कहते हैं सॉरी भाई, वो तो अभी मैं प्रोडक्शन बंद की हुई है, होलसेलर के पास बहुत पंखे पड़े हैं, आप जाएं उनसे ले ले। आप होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर आपको पंखे भेज देता है। तो गवर्नमेंट का नाम इसने यूज नहीं किया और कह दिया इट इज अ पर्सन हु डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, जो दूसरों को पैसे देते हुए टैक्स काटती हैं। पता नहीं ये क्यों लिखा है इसने, अजीब सी बात है। सेल टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट कौन है? आगे ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन, गवर्नमेंट इज अ पर्सन हु डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स। गवर्नमेंट लोगों का टैक्स काटती है। कहां टैक्स काटती है? एक दो मिसालें मैंने आपको दे दी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देते हुए टैक्स काटती है और पेमेंट्स करते हुए टैक्स काटती है। चलें जी, नोट कर लें। गवर्नमेंट इज अ पर्सन विच डिडक्ट टैक्स, जो लोगों का टैक्स काटती है। बड़ी अजीब सी लाइन लिखी है, पता नहीं कोई तुक भी नहीं थी इसकी। हाइब्रिड में एक दो रोज में तो बिल्कुल भी लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो घर से लिख के लाए हैं। मदानी पड़ी हो ऊपर कैंटीन पे, लस्सियां बन रही हों। अच्छा चलो यार सीए करो। साथ वाले को अगर सर्दी लगे तो उसको घर से ना आपने खेस ला के देना है। खेस वो नहीं होता था वो जिसपे वो कुछ बना होता है, पता है, सफेद सा, और वो ऐसे ऐसे बने होते हैं, समझ रहे हो ना, मशहूर जमाना खेस। हाँ, मैं उसकी तस्वीर कोशिश करूंगा कल कहीं से अरेंज करूँ, वो दिखाऊंगा आपको। वो वाला खेस ला दें उसको अगर उसको सर्दी लग रही है। रियली इंप्रेसिव। कल कुछ लोगों स्टूडेंट्स ने सुनाया एंड इट वाज रियली ग्रेट, माशाल्लाह। मैं तो खुद मुतासिर हो गया कि लॉ मेकर को शर्म आ जाए। सीरियसली ऐसे लोग थे सुनाने में, लॉ मेकर को शर्म आ जाए यार, ये मेरे से भी आगे का याद किया इन्होंने। हर एस्पेक्ट कवर कर रहे थे वो बात का। ये तो हैरान, नहीं किताब से देख के पता चल जाता है। वैसे भी जो सुनाने उधर आता है वो फिर अगर किताब से देख के सुनाने तो वो सुनाएगा नहीं। इतनी तो अकल इस लेवल पे आई जाती है। फिर भी नहीं आए तो फिर इस लेवल तक कैसे आए, ये सवाल है। अच्छा, तो गवर्नमेंट इज अ पर्सन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू अ पर्सन हु डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स।
तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स। आपको वार्म अप किया जा रहा है, जब आप वार्म अप हो जाएं तो बताइएगा। आज सेल्स टैक्स का पहला न्यूमेरिकल करना है हमने। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही होता है। असल में इसके पास प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन वैन्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कभी यहां से यहां चीजें दे रहा होता है जाके वैन खरीद के, कभी यहां से यहां चीजें दे रहा होता है वैन खरीद के। तो ये जो ट्रांसपोर्टर होता है इनके दरमियान, इसको समझ लें डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। कभी कभी इसके पास स्टोर रूम भी होता है, फिर वो होलसेलर भी बन जाता है साथ, वो मर्जी है उसकी। पहला डिस्ट्रीब्यूटर असल में इसको अपॉइंट करते हैं मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर। इस डायग्राम में आप इंपोर्टर डाल सकते हैं, यहां पे मैन्युफैक्चरर के नीचे इंपोर्टर। कई दफा इंपोर्टर इनको चीजें देता है, वो आगे दे देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिसको, और कई दफा इंपोर्टर को आप डायग्राम में इससे पीछे लाके भी डाल सकते हैं, क्योंकि इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर को चीजें बेचेगा, फिर मैन्युफैक्चरर आगे बेचेगा, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्टर को यहां भी कर सकते हैं, इंपोर्टर डायरेक्टली इसको चीजें दे रहा है, वो इसको चीजें दे रहा है, तू ते वापस अपनी जगह पे। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? वो ऐसा वैगन वाला है जिसको या मैन्युफैक्चरर ने रखा है या इंपोर्टर ने रखा है। अच्छा, क्यों रखा है? इनके बच्चों को स्कूल छोड़ के आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जरा। फॉर स्पेसिफाइड एरिया, खास एरिया के लिए, यानी कि एरिया बता दिया जाता है ना, इस एरिया से बाहर आपने नहीं जाना। फॉर स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीदेगा फॉर फर्दर सेल, आगे जाके होलसेलर को बेच देगा। एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इन एडिशन टू बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर इज आल्सो सेलिंग गुड्स एज अ होलसेल और रिटेल। और कई दफा डिस्ट्रीब्यूटर इतने बड़े लेवल के हो जाते हैं कि उन्होंने होलसेल की दुकान भी खोल लेते हैं, और कई दफा जगह जगह 4-5 जगहों पे रिटेल की दुकान भी खोल लेते हैं। तो ये फिर वो लोग होते हैं जिनके पास डिलीवरी वैन्स भी होगी और स्टोर रूम भी होंगे बड़े बड़े, और 7 छोटी छोटी 7-8 इलाके में दुकानें भी होंगी इनकी। तो ऐसा बंदा भी कहता है आपको जिंदगी में मिल सकता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, साथ होलसेलर भी हो और साथ रिटेलर भी हो। एक्टिव टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो ये 4 हरकतें करता हुआ पाया गया वो नॉन एक्टिव है। तो एक्टिव टैक्स पेयर में एक्टिव टैक्स पेयर की मिसालें नहीं दी जा रही, एक्टिव टैक्स पेयर में नॉन एक्टिव की मिसालें दी जा रही हैं। जिसको टैक्स वाले ब्लैक लिस्ट कर दें, ब्लैक लिस्ट ये होता है कि ड्रम में लुक डाल के ना बंदे को उसमें डाल देते हैं। हु इज ब्लैक लिस्टेड और हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड। ब्लैक लिस्टिंग सख्त लफ्ज है या सस्पेंशन सख्त लफ्ज है? ब्लैक लिस्टिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन, हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है। नंबर 2, हु फेल्स टू फाइल द रिटर्न बाय द ड्यू डेट। ड्यू डेट किसी को याद हो, कल पढ़ी थी 15 मार्च की 15 अप्रैल तक रिटर्न जमा करानी है, अप्रैल की 15 मई तक, फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स मंथ्स। अगर आप मार्च की रिटर्न 15 अप्रैल तक जमा कराना भूल गए तो आप एक्टिव हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने मार्च के बाद अप्रैल की भी, फिर तो कंसेक्यूटिव 2 महीने आपने मिस कर दिए, फिर आप एक्टिव से नॉन एक्टिव। लेकिन अगर आपने मार्च की जमा नहीं कराई, अप्रैल मई जून की जमा करा दी, फिर जुलाई की जमा नहीं कराई, स्टिल यू आर एक्टिव। लेकिन अगर जुलाई के बाद फिर अगस्त की भी जमा नहीं कराई, अब नॉन एक्टिव। तो मुसलसल 2 महीने अगर आप रिटर्न जमा ना करवाएं तो यू विल बी कॉल्ड एज नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। हु फेल्स टू फाइल इनकम टैक्स, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़े हो? सीएमए पढ़े हो, सुनाओ सारा सीएमए। कल के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सुनाओ जुबानी। कौन से हमने जो टेक्स्ट के? कल नहीं सीएमए में। सर सीएमए कल हमने सीएमए के टेस्ट दिए हैं, सारे टेस्ट दिए हैं आज तक जितने हुए हैं, सब में 90% नंबर आए हैं। खड़े रहो, चलेंगे आगे। ये कॉन्सेप्ट है कि आप जुर्म किसी और क्लास में करके आए और सजा किसी और क्लास में मिले।
ये एक कॉन्सेप्ट है कि जुर्म किसी और क्लास में की है, सजा अब इन्होंने 90% मार्क्स नहीं लिए सीएमए में और सजा इसको किस क्लास में मिल रही है, टैक्स की क्लास में। बैठे तो जो बंदा इनकम टैक्स की रिटर्न जमा ना करा के आए उसको सेल्स टैक्स वाले कहेंगे तुम नॉन एक्टिव हो। वो कहेगा सेल्स टैक्स की रिटर्न तो मैंने 10 साल में कभी भी नहीं मिस की। चल इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करा रहा, हमारे आगे आके ची पामा कर रहा है, तू फेल हो गया है। मैं किस में फेल हो गया हूं? टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। एन का मतलब तो एक होता है ना, क्योंकि ये सालाना होती है। आपको पता है ना, सेल्स टैक्स की रिटर्न माहाना होती है और इनकम टैक्स की सालाना होती है। और आपके साथ जो सिस्टम होता है वो 6 माहाना होता है आई कैप की तरफ से। हु फेल्स टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न और स्टेटमेंट, ओहो ये तो एरर है लॉ में। बाय द ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। कंपनी के केस में 31 दिसंबर। ये बुक किधर है आपकी? हाँ तो कर तो लिखे ऊपर 30 सितंबर, मैंने लिखने आगे। अच्छा आपका क्या ख्याल है कि छोटा डॉगी बड़े डॉगी को आके बताता होगा ना मैंने किस किस को काटा आज, और फिर वो एप्रिसिएशन मिलती होगी, जो काट के आया उसको शाबाश मिलती होगी। बाकियों के लिए वो मोटिवेशनल फैक्टर होता होगा कि वेख है वड़ के आ जाना है, तू नेड़े नेड़े होके वो करके आ जाना है, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर अम्मा जी क्लास लेती होंगी सबकी। अच्छा टैक्स वाले भी ये चाहते हैं कि आपने इस साल जिस चीज को काटा वो हमें बता तो देना, किस किस का टैक्स काटा है। नहीं तो टैक्स वाले ये चाहते हैं कि अगर आप होंडा एटलस कार हैं तो आप एम्प्लॉयज की सैलरी पे टैक्स काटें, आप शेयर होल्डर्स की डिविडेंड इनकम पे टैक्स काटें, आप मालिक के मकान की रेंटल इनकम पे टैक्स काटें। जैसे आज वो डीएचए के अंदर जिसका फिटनेस क्लब था वो मालिक के मकान की किराए की इनकम पे टैक्स काटना भूल गया था, जिसकी वजह से काट तो लिया था लेकिन काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना भूल गया था। तो इसलिए मुख्तलिफ मौकों पे गवर्नमेंट कहती है टैक्स काटो। तो होंडा एटलस कार को चाहिए कि एम्प्लॉयज की सैलरी पे टैक्स काटें, शेयर होल्डर की डिविडेंड इनकम पे टैक्स काटें, किसी से घर किराए पे लिया हुआ उसको किराया देते हुए टैक्स काटें, ताकि लोग अगर ये खुद भी जमा ना कराएं तो हुकूमत के पास कुछ ना कुछ तो इनका टैक्स पहुंचाओ। अब हुकूमत ने एक रूल बनाया हुआ है कि आप क्वार्टरली या एनुअली एक स्टेटमेंट हमें जमा करवा दिया करें कि हमने किस किस का कितना टैक्स काटा, ताकि हम नेशनल बैंक से वेरीफाई कर लें कि वो टैक्स आपने जमा भी करा दिया नेशनल बैंक में या नहीं। तो बस ये एक स्टेटमेंट है। अब मैं 4 बातें पढ़ रहा हूं। अगर आपको ब्लैकलिस्ट या सस्पेंड कर दिया तो आप नॉन एक्टिव हैं। अगर आप मुसलसल 2 महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा ना कराएं तो नॉन एक्टिव हैं। अगर आप एक भी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा ना करवाएं तो आप नॉन एक्टिव हैं। ये ना विदहोल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स में होता है, लिखा हुआ आ गया उसने, सॉरी। अगर आप इनकम टैक्स में लोगों का टैक्स काट रहे हैं तो हमें बता दें हर क्वार्टर के बाद, हर 3 महीने बाद या हर साल बाद कि किसका कितना कितना टैक्स काटा। और अगर ये स्टेटमेंट जमा नहीं करवाएंगे तो भी हम आपको क्या कह देंगे, नॉन। ये स्टेटमेंट क्या होगी कि हमारे एम्प्लॉय का नाम था अंजुम, उसकी सैलरी थी 15 लाख, हमने उस पर 1 लाख टैक्स काटा। दूसरा था अकरम, उसकी सैलरी थी 30 लाख, इस पे 2 लाख टैक्स काटा। इस तरह की स्टेटमेंट एक जमा करवा दें किस किस का कितना कितना टैक्स काटा। Who fails to file quarterly और withholding tax statement। withholding tax statement लिखने क्या होती है, पहली दफा ये रस पड़ा है। बिजनेसमैन बताता है कि मैंने किस किस बंदे का कितना कितना टैक्स काटा। भाई पर्सन की वही डेफिनेशन है जो हमने उधर पढ़ी थी, लेकिन प्लीज कंपेयर कर लीजिएगा घर में जाके, शायद 1-2 लाइन का फर्क है।
तो ये अब खुद ही पढ़नी है आपने। सूबे का सेल्स टैक्स, सूबे के सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में से सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। सूबों के सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। मीन्स अ टैक्स जो कि लगाया है सूबों ने, जिसका नाम फेडरल गवर्नमेंट ने आजकल रख दिया हुआ है सूबे का सेल्स टैक्स। ठीक है, आप दोनों को तो डेफिनेशन बिल्कुल नहीं समझ आई होगी, हम आगे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्स टैक्स, अच्छा बहुत अरसा लोगों ने एतराज किया कि सेल्स टैक्स की लॉ में सेल्स टैक्स की डेफिनेशन नहीं है। फिर इनको शर्मिंदगी हुई, इन्होंने नया पॉइंट डाला 29A। ओहो, इन्होंने कहा चलो हम बता देते हैं सेल्स टैक्स की डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा सेल्स टैक्स टैक्स होता है, यही सुनना सी, टैक्स क्या होता है, वो जो 18% हमने पढ़ा था कल, सेल्स टैक्स टैक्स होता है। एडिशनल टैक्स भी होता है। एडिशनल टैक्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे थोड़े सेक्शंस में आगे आके ना। डिफॉल्ट सरचार्ज तो आपको बताया हुआ है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट होता है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, फाइन पेनल्टी फीस इम्पोज्ड, एक्सेप्ट फीस एंड सर्विस चार्जेस इन सेक्शन 76। सेक्शन 76 में जो फीस है डेट इज नॉट अ टैक्स। बोले, सेक्शन 76 में जो फीस है डेट इज नॉट अ, अब मैं आपको ये समझा नहीं सकता क्योंकि सेक्शन 76 इज आउट ऑफ सिलेबस, तो बस ये रट्टा मार लें। सेक्शन 76 में कोई फीस है और सर्विस चार्जेस हैं, डेट इज नॉट अ सेल्स टैक्स, वो फिर कुछ और होगा, पता नहीं क्या होगा। और कोई भी पैसे जो इस लॉ में देने हैं सबका नाम क्या है, सेल्स टैक्स। ओके जी, हाइब्रिड में क्यों सफल के सर पे, अभी तो नहीं मैंने हाथ रखने होगा। अब इस चैप्टर का जरा एंड निकालें। यार अब ना प्लीज, आज मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि साथ वाले थोड़ा सा बाजू से इधर कर दें और उधर वाले को उधर कर दें, दोनों को ना जरा साइड पे कर दें। और प्लीज यार अब मुझे ना छेड़ी। इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल मैंने सोचा था साथ साथ करूंगा, लेकिन ये वाले तो कर लूं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने इसकी थ्योरी साथ साथ याद की, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा जी, पेज नंबर है माय डियर 537 माइनस 5, 532। आपकी बत्ती गुल होने से पहले पहले देख लें इधर। फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सेल्स टू registered customers and sales to unregistered customers। फर्स्ट कर लें, मिस्टर एक्स इज होंडा एटलस कार। होंडा कार्स ने आपको बताया है कि कुछ गाड़ियां मैंने एक्सपोर्ट की हैं। कुछ गाड़ियां मैंने क्या की हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से क्या मुराद हो सकता है, एक्सपोर्ट से मुराद होता है एक्सपोर्ट सेल टू जर्मनी। मिसाल के तौर पे होंडा एटलस कार ने ये कहा कि यार हमने कुछ गाड़ियां जो है वो जर्मनी में एक्सपोर्ट कर दी हैं, क्योंकि बड़ी डिमांड आ रही थी कि होंडा सिटी जर्मनी की सड़कों पे नजर नहीं आ रही हमें। तो या सुजुकी मेहरान वालों का को अप्रोच किया उन्होंने कि यार सुजुकी मेहरान हमने जो है जर्मनी की सड़कों पे चलानी है। उधर कोई देसी लोग गए, देसी कहते हैं ना आप लोग, पाकिस्तानी उधर चले जाए तो पता नहीं टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो अब कुछ गाड़ियां हमने एक्सपोर्ट कर दी, कुछ गाड़ियां रजिस्टर्ड कस्टमर्स को बेची। मिसाल के तौर पे सेल टू डॉलेंस। डॉलेंस ने तो अपने आप को लॉ में रजिस्टर कराया होगा ना। अच्छा, सेल्स टैक्स का लॉ कहता है कि आप लोग आके अपने आप को रजिस्टर कराओ। सेल्स टैक्स का लॉ कहता है आप लोग अपने आप को आके रजिस्टर कराओ, ताकि हमें पता हो कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया है। और जब आप रजिस्टर करा लेते हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको सेल्स टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स लगाना भी पड़ता है
और 100 वाली चीज आप 118 की बेचते हैं और सब कुछ होता है और गवर्नमेंट आपको नेट में ले लेती है और आपको फिर जो मैंने कल कैलकुलेशंस की थी ना, फायदे भी मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने जो परचेज के टाइम पर टैक्स पे किया होता है वो भी आपको माइनस करने की इजाजत मिल जाती है। तो गवर्नमेंट फिर आपको सेल्स टैक्स के बेनिफिट्स देना शुरू कर देती है। अच्छा, होंडा एटलस कार ने सेल की डॉलेंस को, और होंडा एटलस कार ने सेल की कुछ ऐसे बच्चों को जो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड थे बट उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ था। हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे पाकिस्तान में इंपोर्टर के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है सेल्स टैक्स में, होलसेलर के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है, डीलर को अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है, मैन्युफैक्चरर को अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है। मैन्युफैक्चर में थोड़ी सी इजाजत हम देंगे कॉटेज इंडस्ट्री को, वो जो छोटी सी इंडस्ट्री कल हमने पढ़ी थी, सिर्फ उसको रिलैक्स कर देंगे। तुम अपने आप को रजिस्टर ना भी कराओ कोई मसला नहीं, तुम्हारी छोटी सी फैक्ट्री है, तुम्हें सेल्स टैक्स के लॉ से बाहर निकाल रहे हैं हम, तुम मजे करो, कोई मसला नहीं। लेकिन हर इंपोर्टर को रजिस्टर कराना पड़ेगा सेल्स टैक्स में अपने आप को, हर होलसेलर को रजिस्टर कराना पड़ेगा, हर डीलर को रजिस्टर कराना पड़ेगा, हर मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर कराना पड़ेगा सिवाय छोटे मैन्युफैक्चरर्स के। तो सेल्स टैक्स में ये पूरी अवाम जो भी है, लेकिन सेल्स टैक्स में किसी टीचर को अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, सेल्स टैक्स में किसी कॉलेज को अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, सेल्स टैक्स में किसी हॉस्पिटल को अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल ना मैन्युफैक्चरर है, ना होलसेलर है, ना डीलर है, ना रिटेलर है, ना इंपोर्टर है। तो हॉस्पिटल ने क्यों अपने आप को रजिस्टर कराना, तालीमी इदारों ने क्यों अपने आप को रजिस्टर कराना। तो बहुत से इदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया और कराना भी नहीं होता। क्यों रजिस्टर कराना है? आप लोगों ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं कराना, ना आप इंपोर्टर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, आप कुछ भी नहीं। सरासिफ ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं कराना। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर है। अनरजिस्टर्ड कस्टमर का मतलब है होंडा उसको कस्टमर कहेगी। वो कौन था? बुरा बच्चा। बुरा बच्चा, बुरा बच्चा कौन? इंपोर्टर। कोई एक इंपोर्टर था, काफी चीजें इंपोर्ट करता था, तो ये होंडा के पास गाड़ी लेने आया। तो होंडा ने कहा यार आप अपना नाम बताएं। उन्होंने कहा ये नाम है, आपकी तो बड़ी इंपोर्ट मशहूर है, आप तो बड़ी चीजें इंपोर्ट करते हैं, आप अपना सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। मैंने कहा सॉरी यार, मैंने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं कराया हुआ। जब तक मेरा दाव लग रहा है, तो जब तक मैं हुकूमत को धोखा दे रहा हूं, बस चुप कर जाओ, अब इन चक्करों में ना पड़ो कि तुम मुझे जो है ये पूछो मेरा सेल्स टैक्स नंबर क्या है, और ज्यादा शिकायतें भी ना लगाना मेरी हुकूमत को। तो ऐसी सूरत में हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि इसको 100 वाली गाड़ी आप 118 की ना बेचो, 100 वाली गाड़ी 121 की बेचो। 100 वाली गाड़ी कितने की बेचो? 121 की। यानी इससे 3% फर्दर टैक्स लो, इससे 3%। तो होंडा ने एक गाड़ी बेची डॉलेंस को, डॉलेंस अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाया हुआ था। तो 1 करोड़ वाली गाड़ी इनको बेचेंगे 1 करोड़ 18 लाख की। अच्छा, जिस वक्त ये आएगा होंडा के पास एक ऐसा कस्टमर जो कि बुरा बच्चा है, इंपोर्टर है, अपने आप को क्या रखा हुआ है इसने? अनरजिस्टर्ड। इसे बार बार कहा जा रहा है रजिस्टर करवाओ, लेकिन अनरजिस्टर्ड है। अब आप कहेंगे हुकूमत पकड़ लेगी इसको, रजिस्टर कर देगी, वो बात अपनी जगह, लेकिन होंडा के पास कुछ 100 कस्टमर दिन में ऐसे आते हैं, हुकूमत किस किस को पकड़े? हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना शुरू करती है लोगों को, जितने पकड़े जाते हैं ठीक है, फिर नहीं क्या करें। तो ये नेचुरल बात है कि बहुत से लोग पाकिस्तान में अनरजिस्टर्ड हैं, इसलिए उनके लिए रूल बना दिया हुकूमत ने, अपनी कमी मानी। हुकूमत ने कहा कि मैं हर अनरजिस्टर्ड बंदे को नहीं पकड़ सकती, तो तुम लोग तो पकड़ लिया करो, कम से कम तुम्हारे पास आए। होंडा वालों ने कहा हम कैसे पकड़े? उन्होंने कहा उससे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछो सेल्स टैक्स का, अगर वो ना बताए तो वो अनरजिस्टर्ड है, बात खत्म। अच्छा, तो अब ये एक ऐसा बंदा आया जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाना था, हु वाज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट अनरजिस्टर्ड। इनको उठा दें जरा, तो क्लास हो रही है तो इतने देखना ना उठ के। अच्छा, उसके बाद एक्सपोर्ट सेल की जर्मनी में, और इन द एंड कौन सी सेल हुई? एग्जेम्प्ट सेल। तो कितने किस्म की सेल हो गई? 4। टैक्स, ये 1 2 3 4 चपेड़। अच्छा, कितने किस्म की सेल हो गई? 4 किस्म की। अब होंडा को तो गाड़ी बेची जाएगी 100 जमा 18%, और इनको गाड़ी बेची जाएगी 18 जमा नहीं 4 हो गया भाई, ये 1 मिनट। Where sales are made to a person who has not obtained registration, a further tax shall be charged at the rate of 4%, in addition to
18%। ये पढ़ेंगे हम पेज 509 किसी दिन। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई उनको क्या सजा मिलेगी माय डियर? उनको 118 की चीज बेचेंगे 122 की, 122 की। ओके, अच्छा जी, अच्छा ये रेट आपने याद नहीं करना, ये 18% पेपर में दिया होता है, ये देख लें, इस सवाल में दिया हुआ है। किसी ने 18% याद नहीं करना, ठीक है? अगर कल याद हो गया आपको तो भूल जाए, डिलीट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में गिवन होगा ये, बहुत बहुत आसानियां कर आई कर, ये देख लें, दिया होता है रेट, 18% ही है इंशाल्लाह, याद नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह मजे हैं। अच्छा जी, एक्सपोर्ट सेल टू 4% नहीं दिया होता, वो याद करना है, 4 4 4 याद हो गया। चलो अच्छा, इसके बाद एक्सपोर्ट सेल तो है बाहर के मुल्क में चीजें बेची। बाहर के मुल्क में चीजें बेचने पे हुकूमत बहुत खुश होती है और हुकूमत कहती है करोड़ वाली गाड़ी हम करोड़ में बेचने को तैयार हैं। तो अगर होंडा एटलस कार ने कोई जॉन या जॉनी बाहर के मुल्क का पकड़ लिया और उसको पकड़ के सेल कर रहे हैं, या किसी सिम्पसन को या लारा को सेल कर रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान इस पर खुश होगी और हुकूमत पाकिस्तान कहेगी कि इसको करोड़ वाली गाड़ी करोड़ में भेज दो, पाकिस्तानी गाड़ियां बाहर की सड़कों पर चले, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? सड़कें बैठ जानी। अच्छा नहीं क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैम्प्ट सेल, अगली कौन सी सेल है? एग्जैम्प्ट सेल की मिसालें आपको आने वाले दिनों में दी जाएंगी। फिलहाल एक ऐसे अजीब सी मिसाल दे देता हूं जो कि सही मिसाल नहीं है। एग्जैम्प्ट सेल मिसाल के तौर पर यह है कि गवर्नमेंट ने कहा मुझे कुछ गाड़ियां बेचो, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर इस पर टैक्स ना लगाना, 100 वाली गाड़ी 100 में ही बेच दो। तो आर्मी ऑफिसर्स को चाहिए होंगे, कुछ लोगों को चाहिए होंगे, तो ये एग्जैम्प्ट सेल कोई भी, तो एग्जैम्प्ट सेल पे टैक्स नहीं लगता। इधर मैं 0% भी नहीं लगाऊंगा, इधर मैं क्या लगाऊंगा? क्रॉस। तो मोहतरम ये 4 किस्म की सेल हुआ करेगी, एक 18% वाली, एक 22% वाली, एक 0% वाली, और एक सेल ऐसी हुआ करेगी जो एग्जैम्प्ट हुआ करेगी। जैसे इनकम टैक्स में होता था एग्जैम्प्ट मींस कुछ भी नहीं, तो इसको हम एग्जैम्प्ट सेल करार दे दिया करेंगे, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, ऑब्वियसली इन गाड़ियों को बेचने के लिए इससे पहले कुछ खरीदना पड़ा होगा, तो खरीदा हमने टायर था, मिसाल के तौर पे परचेज, इन गाड़ियों के लिए हमने टायर खरीदे। परचेज कुछ तो हमने रजिस्टर्ड बंदों से कर ली और कुछ परचेज हमने अनरजिस्टर्ड बंदों से कर ली। इसको न्यूमेरिकल में इग्नोर किया करेंगे, इसको न्यूमेरिकल में इग्नोर किया करेंगे, इसका न्यूमेरिकल में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ करेगा। इस परचेज को डेड कर दिया करेंगे, क्योंकि इधर हम कुछ कर नहीं सकते। 18+4 वाला चक्कर, इधर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जरा समझने की कोशिश करें। मैं एक दुकान के ऊपर गया, वहां टायर मैंने खरीदे, तो जनरल टायर वालों से मैंने टायर खरीदे। मैं होंडा हूं तो रजिस्टर्ड सप्लायर मेरा जनरल टायर है, जनरल टायर। तो जनरल टायर वाले से मैंने टायर खरीदे, उसने ₹1,00,000 का बिल बना के दिया, उस पर 18,000 सेल्स टैक्स डला हुआ था, मैं 1,18,000 देके आ गया। और ये वो टैक्स है जो मैंने परचेज के मौके पे किया है। कल मैंने कहा था टैक्स इस मौके पे किया जाता है और इस मौके पे रिकवर किया जाता है। परचेज पे वी पे टैक्स एंड ऑन सेल वी रिकवर टैक्स। ये और बात है कि यहां 0% और कुछ रिकवर नहीं हो रहा, वो और बात है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल वी रिकवर टैक्स एंड एट द टाइम ऑफ परचेज वी पे टैक्स। अब हम ₹1,00,000 वाले टायर 1,18,000 के खरीद के आएंगे और हमारे पास परचेज इनवॉइस होगी। ये परचेज इनवॉइस मस्ट है संभाल के रखना। जब ये परचेज इनवॉइस होगी और हमारे पास ये एविडेंस होगा इस चीज का कि मैंने चीज खरीद लिया, ये परचेज इनवॉइस जब हुकूमत को मैं दिखाऊंगा तो हुकूमत इस परचेज पे 18 लगा के मुझे न्यूमेरिकल में माइनस करने की इजाजत दे देगी। कहेगी इतना टैक्स तो तुम ऑलरेडी पे कर चुके हो, बड़े अच्छे बंदे हो, चलो कोई मसला नहीं। तुमने टायर खरीदे थे 1,18,000 के, उसमें 1,00,000 तुमने जनरल टायर की दराज में और 18,000 जनरल टायर वालों ने तुम्हारा पहुंचा दिया हुआ हमें। तो दैट इज परचेज फ्रॉम सेल के साथ ऑब्वियसली हमेशा टू लिखा होगा और परचेज के साथ फ्रॉम लिखा होगा। अच्छा जी, अब आप पिछली गली में गए, कोई आपने हल्की क्वालिटी के मिसाल के तौर पर टायर खरीदने थे। हल्की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी लोग बनाते हैं, जरा मिडिल क्लास उसको खरीद ले, ठीक है, नहीं ज्यादा अर्सा चलेंगे लेकिन लोग बनाते तो हैं चीजें, ठीक है। चाइना की चीजें ₹10 वाली एक दिन चलती है, बच्चे खेलते हैं, अगले दिन फारग हुई होती है। तो हल्की क्वालिटी की भी लोग चीजें बनाते हैं बस। तो आपने हल्की क्वालिटी के टायर खरीदने थे, आप पिछली गली में गए तो सीधा टायर वाला मिला आपको,
तो सीधे टायर वाले से कहा यार टायर दे दे, उसने लाख रुपए के टायर लाख रुपए के दे दिया। आपने कहा यार वो सेल्स टैक्स, उसने कहा भाईजान सेल्स टैक्स नसो है तू, मुझे सेल्स टैक्स का पता भी नहीं होता क्या। तो बस 50,000 के टायर हैं, 50,000 का मेरे से ले लें, लाख रुपए का उससे मिल रहा था, 50,000 का मैं दे देता हूं, जाएं छुट्टी करें। अब वो 50,000 पे 18% नहीं लगा सकता, क्योंकि 50,000 पे अगर मैं उसे 18% दे दूं तो उसने अपनी दराज में रख लेना, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उस पर तो टैक्स उसने अपने आप को छुपाया हुआ है कहीं। तो ऑब्वियसली मुझे किसी डीओजी ने नहीं बाइट किया होगा कि मैं उसे 50,000 जमा 18% दे आऊं, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता ही नहीं रहा। तो जब वो बंदा ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बता रहा तो मैं पागल हूं उसको जो है वो दे के आऊं। और इस तरह आप लोग कई दफा करते हैं, कोई बड़े होटल पर रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप सेल्स टैक्स दे आते हैं, लेकिन अगर कोई रेडी वाला आपको बिल बना के सेल्स टैक्स लेने लगे तो आप एकदम परेशान होते हैं, यार ये तुमने हुकूमत को जमा कहां कराना है मेरे से जो ले रहे हो। किसी रेडी के ऊपर दाल खाएं, वो 100 रुपए जमा 18 रुपए 118 रुपए आपसे मांगे, आगे चलना से 118 रुपए मैं 100 दे दूं, बड़ी बात है। तो इसलिए जब आप अनरजिस्टर्ड बंदे से चीजें खरीदें तो इसे पेपर में हमेशा इग्नोर करना है। द रीजन इज कि आप पागल नहीं है कि आप उनको क्या पे करके आए, सेल्स टैक्स पे करके आए, तो इसे टोटली इग्नोर करना है। यहां हम कुछ कर नहीं सकते, बस कर ज्यादा से ज्यादा ये सकते हैं कि उसको जबरदस्ती दुकान से पकड़ के एफबीआर के दफ्तर ले जाए। इतना कम से कम हमारे पास टाइम नहीं है, ये हुकूमत का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो इधर 18 जमा 4 वाला चक्कर नहीं लग सकता। तो उधर तो वो हमारे से चीज लेने आया हुआ था ना। फर्ज करें यही वाला बंदा जिससे मैंने टायर खरीदे हैं, कल कल को आ जाए, यार आप मेरे से टायर खरीदने आए थे तो अब मुझे एक गाड़ी चाहिए थी, मैंने कहा आप ही के पास आ जाऊं, तो आपने कहा अब बता दो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कहता है होता तो तब बता देता, अब आप इसकी जान ले लें, कोई मसला नहीं, जान ज्यादा हो जाएगी, सॉरी। अब आप ऐसा करें कि इसको करोड़ वाली गाड़ी 1,22,00,000 की बेच दें, क्योंकि अब तो वो मजबूर है, उसने गाड़ी खरीदनी है, तो अब उसे बेचें, अब कोई मसला नहीं। तो पता ये चला कि बुरे बच्चे से अगर आप चीज खरीदें तो उसे पेपर में इग्नोर करना है, और अगर बुरे बच्चे को चीज बेचें तो उसकी जान ले लें। ये फील करें मैं जान ले रहा हूं, उसकी जान ले लें। चलें अब ऐसे ऐसे करें, फिर आगे चलते हैं। साथ वाले के नोज को बचा के, माय डियर, साथ वाले के नोज को बचा के। हाँ जी, ऊंची बोले ना। नहीं वो छोड़ो, तो हमारे कल पॉसिबल ही नहीं। अच्छा जी भाईजान, तुसी हो जरा किनू मिलन जा रहे हो? अनरजिस्टर्ड सप्लायर को जाओ, मिलो अनरजिस्टर्ड सप्लायर के पास ही जाना। फिर चलती बस में से कोई उतरता है, हद होती है। अच्छा, वर्किंग वन, साथ वाले से कहें बेटा वर्किंग वन हुआ करेगी, बेटा वर्किंग वन हुआ करेगी। इनपुट टैक्स क्या था, किसी को याद हो? परचेज इंटू 18 या सेल इंटू 18? परचेज इंटू 18। तो हम परचेजेस पकड़ा करेंगे और परचेजेस पे देख के आया करेंगे हम कितना टैक्स जमा करा के आए हैं। परचेज पकड़े भाई हमारी 4,000 और 1,000। इग्नोर करने तो डैश भी लिख के आना है ना, तो मैं शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस इग्नोर करने। सारे इनकम टैक्स में रोते रहे, सेल्स टैक्स में आके हंसने लगे हैं। परचेज किससे की है? रजिस्टर्ड बंदे से। ये पहले दिन ही ना एब्रीविएशंस लिखना शुरू करते हैं, फिर मैं भी PUR पे ही रहता हूं पूरी जिंदगी। ये पहले दिन से ये सही लिखे ना तो मेरा भी काम बन जाए। 4,000 जरा दिल की आवाज निकली, 4,000 जरा 18%। रजिस्टर निकालें माय डियर, 4,000 जरा 18%, 720। और दूसरी परचेज किससे है? अनरजिस्टर्ड। टोटल 720। तो परचेज अनरजिस्टर्ड के साथ कभी कभी आई कैप इस तरह में लिख देता है, इनएडमिसेबल, यानी अलाउ नहीं है इस परचेज पे 18 लगाना, इनएडमिसेबल। परचेज अनरजिस्टर्ड ऑफ रुपीज बोले 1,000, ऑफ रुपीज 1,000, लेकिन आगे कुछ लगाना नहीं है इस पर।
सेल्स टैक्स में वैसे हम उस इनकम टैक्स में फिगर नहीं लिखते थे, जो इग्नोर कर देते थे, इसमें फिगर लिख दिया करें। ओके, दैट्स ओवर। अच्छा, अब ये जो टायर खरीद के रखे हैं हमने, ये टायर 4000 के थे, लेकिन बिल क्यों 4720 का बना था? टायर तो मैंने 4000 के खरीदे। अच्छा, ये सारी फिगर्स जो सवाल में दी हुई है ना, इनमें सेल्स टैक्स डला नहीं हुआ। एक लाइन जरा पढ़ें, ऑल फिगर्स वेयर एप्लीकेबल आर एक्सक्लूडिंग। इस लाइन का मतलब बताएं। क्या मैं ये कहूं ये 118 टाइप चीज है, इसमें सेल्स टैक्स नहीं डला हुआ, तो सिंपली फिर 18% लगाएं ताकि सेल्स टैक्स निकल आए। ये भी एक मसला होगा, कभी कभी इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स लिखा होगा, लेकिन 99% न्यूमेरिकल्स में यही लाइन डली होती है जो मैंने आखिर में डाली भी अभी। तो आप बता दें, मैं जब टायर खरीदने गया तो दुकानदार ने, जनरल टायर वाले ने, ऊपर अपना नाम लिखा सेलर का, नीचे मेरा नाम लिखा बायर का होंडा, और उसने कहा जी 4000 के आपने टायर खरीदे हैं, 720 इस पर टैक्स बनता है। 4720 रुपए देके मैं आ गया। इसमें 720 वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा देगा और 4000 अपने लिए रख लेगा। तो जो चीज जनरल टायर के लिए सेल थी वो मेरे लिए परचेज। अच्छा, ये जो 720 का मैंने टैक्स पे किया है या 4000 के टायर खरीदे हैं, जो भी चीज है, इससे मैंने सेल कितने किस्म की होगी? 3 किस्म की। इससे मैंने सेल कितने किस्म की होगी? सेल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया करेंगे। टैक्सेबल सेल, जीरो रेट सेल। जीरो रेट सेल इसे कहते हैं, एक्सपोर्ट सेल जीरो रेट सेल की एक एग्जांपल है। इसको हम जीरो रेट सेल कहा करेंगे। टैक्स लगना है लेकिन कितने % पे लगना है? 0% पे। और तीसरी सेल कौन सी? एग्जेम्प्ट सेल। आज आपको जीरो रेट सेल और एग्जेम्प्ट सेल में इतना ज्यादा फर्क समझ नहीं आ रहा, दोनों ही आपको माफ लग रही हैं। किसी हद तक बात आपकी ठीक भी है कि जीरो रेट सेल पे भी टैक्स नहीं लगना, या लगना है तो 0%, और इस पे भी टैक्स नहीं लगना। फिलहाल चलें, देखने में सेम लग रही है, खैर है। अब 3 हेडिंग्स में देने लगा हूं, टैक्सेबल सेल, जीरो रेट सेल और एग्जेम्प्ट सेल। आपने मुझे वर्किंग की हेडिंग आज खुद बतानी है। सेल्स के, ठहर जो ना लिखने दे दो। अच्छा चलें जी, बताएं यहां वर्किंग 2 में कितने किस्म की सेल आया करेगी? 3 किस्म की। इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इकट्ठा रगड़ दें, वो कोई मसला नहीं। डॉलेंस से कितने की चीजें बेची हैं देख लेता हूं, बढ़िया क्यों, रिलैक्स। डॉलेंस को 900 की। डॉलेंस अच्छा बच्चा है। आचे बाचे को कितने की बेची? बोरे बाचे को। फिलहाल इसको अच्छा बच्चा बोरा बच्चा इकट्ठा कर दें, फेस पे लाके मैं अलग कर लूंगा इनको, फेस पे लाके न्यूमेरिकल के अलग कर लूंगा। तो डॉलेंस को 100 वाली चीज कितने की बेची? 118 की। और बुरे बच्चे को 100 वाली चीज 122 की। टोटल 1700। बाहर के मुल्क में कितनी चीजें बेची? 500। और ऐसी सेल जिस पे गवर्नमेंट ने मुझे जबरदस्ती कहा कि टैक्स ही नहीं लगाना, 0% नहीं, बस एग्जेम्प्ट कर दो। जीरो का लफ्ज भी ना बोलो, जीरो का मतलब है लग रहा है कुछ ना कुछ जो जीरो है, लेकिन एग्जेम्प्ट का मतलब है टैक्स ही नहीं लगाना। कितनी? 300। अच्छा, अब ये आ गई क्या? परचेज। प्रोग्राम। ये क्या आ गई? सेल। अच्छा, इनपुट बताएं, कहां लिखूं? किसके सामने लिखूं? बस ये आज का सवाल है, अगर किसी को समझ आ गया तो काफी है। 720 वाले टायर कौन सी वाली गाड़ी में लगे हैं? नहीं, इन गाड़ियों में तो हमने खुद ही उनको फोन करके कह दिया होगा टायर खुद ही लगवा लेना। पाकिस्तान से गाड़ियों में टायर नहीं लगते, बोंगे हैं हम, टायर लगा के भेजेंगे। तो मेरे तो ख्याल से इसको यहां लिखें 720। आप बता दें इस वर्किंग की हेडिंग, वर्किंग की हेडिंग में पूछ रहे हैं, अपॉर्शनमेंट। वेल डन। कौन जिंदगी में पहली दफा टैक्स पढ़ा है और इस वर्किंग की हेडिंग खुद बताइए, हाथ खड़ा करें एक स्टूडेंट। अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट ऑफ व्हाट? एक्सीलेंट, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट। चलें जी, हेडिंग लिख लें।
अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। इस तरह का काम हमने चौथी पांचवी क्लास में कर लिया था, मुझे याद है। बिजली वो आया था एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, जब चैप्टर 4 शुरू किया था ना, नए नए आप आए थे, ये जज्बे चैप्टर 4 साथ साथ याद करने, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे, 15-20 दिनों में बिजनेस होगा, अच्छा 7-8 दिनों में ये होगा, अच्छा 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 अच्छा। पहली क्लास हो रही थी, कैपिटल गेन शेयर्स का बेचना होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके मतलब ये क्या, आइंदा साथ साथ पढ़ लेना जिंदगी में, ये मकसूद है। आप जो हो गया अगले सेशन में थोड़ा सा। अच्छा जी, तो अब मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली सारी जो गाड़ियां सेल हुई हैं उन सब में ही टायर इस्तेमाल हुए होंगे ना, तो इसलिए ये सारे टायरों की परचेज का 17% है। अच्छा, ये एक मजे की बात सुने, ये फिगर इस वक्त 100 पे पड़ी हुई है, यानी ये सेल है, और ये ऑब्वियसली 18 लग के पड़ी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपोर्शन करें, अपोर्शन करें। और आउटपुट हमने नहीं निकालना अभी, आउटपुट फेस पे निकाला करेंगे। आउटपुट पता क्या होता है, सेल पे 18 लगा के कस्टमर से टैक्स लिया, तो जो कस्टमर से टैक्स लिया अभी वो छोड़ें, अभी आप सिर्फ इनपुट को अपोर्शन कर दें। तो बताएं 720 को मैं तीनों पे अपोर्शन करने से पहले काम क्या करूं, तीनों का टोटल कर लूं, तीनों का टोटल कर, टोटल कराएं 2500। तो ये जरा पिक्चर जहन में ले लें, ये फिगर्स इधर आया करेंगी, ये इधर आया करेंगी, फिर आप अगला काम शुरू किया करेंगे। आप बोलेंगे टोटल 20। अगर लेटर पकड़ के 720 डिवाइड बाय 2500 जरब 1700, खुदा के लिए आप ये कैलकुलेशन ना करें, इतना तो हमें पता ही है कि क्या हो रहा है। चलो कर देते हैं। 720 डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेशन शो नहीं करनी जो मैं कर रहा हूं, ये वाली 720 डिवाइडेड बाय 2500 जरब 300। माथा दिखाओ अपना, शुक्र है पता नहीं माथा किधर है आज, क्यों इतने बाल क्या फैलाए होते हैं। सर प्लीज नो पर्सनल कमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो माना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कोई फर्क, और हम भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह जिससे आप हर्ट हो, और जिस बंदे के हर्ट होने का डर है उससे तो ऑब्वियसली H2O आब कर, पता है पूरा आप लोगों को मुहावरा, आब कर। आब कर मोयो बच्चा, आब करता हुआ बच्चा मर गया, ये तो मंगदा पानी। अब माँ को पता नहीं था आप पानी को कहते हैं। ये मैं दिंदी तीनों पर कड़े पिला। ओके, नहीं समझ आया, छोड़ो परे, क्लास के बाद ना आना। अच्छा जी, अब मोहतरम मुझे ये बताएं, अच्छा सब कुछ हम भी बताया करें, मुझे ये बताएं, अब मुझे ये बताएं कि न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर कौन सी सेल इस काबिल है जो टैक्सेबल है। हाँ, जिसके साथ टैक्सेबल लिखा हुआ है बड़ी बात पूछी। तो बता दें न्यूमेरिकल के फेस पर कौन सी सेल ऐसी है जो टैक्सेबल है, जिसके साथ क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल। अब ये करते हैं कि न्यूमेरिकल का फेस बनाते हैं। न्यूमेरिकल का फेस होगा आउटपुट। आउटपुट को छोड़ें, आउटपुट का मतलब कल बताया था सेल इंटू 18%। आपको पता है अभी तक हमने परचेज इंटू 18% लगा लिया हुआ है। अब क्या देखिए, एग्जाम लेवल का न्यूमेरिकल हो रहा है, ठीक है, इसी में फिगरें चेंज करके पेपर में आ जाता था। अच्छा, सेल इंटू 18% बोले, सेल इंटू 18% इंटू 18%, 306। अब ऑब्वियसली आपके जहनों में यह सवाल आ रहा होगा कि 900 के ऊपर 18% लगाना चाहिए था और 800 के ऊपर कितने परसेंट लगाना था, 22%। लेकिन नहीं, वो असल में उसमें पैटर्न ये होता है कि न्यूमेरिकल का जब एंड हो रहा होगा ना,
तो फिर हम इस 800 को अलग से बुला लेंगे, मसला क्या तेरे में, वो कहेगा 4% नहीं लगा, एंड पे लगा देंगे। तो वो आखिर में एक लाइन डाल दिया करेंगे 800 का, जब न्यूमेरिकल एंड हो रहा होगा ना तो 800 का 4% अलग से शो किया करेंगे। इसके पीछे कोई लॉजिक है, वो लॉजिक जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। तो बताएं सारी सेल पर फिलहाल क्या लगा दिया करेंगे, 18%। लेकिन सारी सेल से मुराद ये नहीं, सारी टैक्सेबल सेल। तो अल्लाह का शुक्र है 18 तो लगना ही है ना, 18 पे तो किसी को एतराज नहीं कि 1700 में से 900 पे भी 18 लगने, 800 पे भी 18 लगने, बाकी 800 पे कुछ और लगने वो न्यूमेरिकल के एंड पे देखेंगे। अच्छा, इसका इनपुट अलग से होगा, वो आप मुझे बता दें कितना है। 720 चपेड़, पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे भी उठ के रोंदे रहे। इसका इनपुट कितना है? इसके लिए जो टायर इस्तेमाल हुए वो तो ज्यादा हुए होंगे ना, क्योंकि ये सेल सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए इसमें से सबसे ज्यादा टायर इस्तेमाल हुए होंगे, और इस सेल के लिए उससे कम, और इस सेल के लिए बिल्कुल कम टायर इस्तेमाल हुए होंगे। अच्छा जी, आगे सेल के 18% को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। आउट। अच्छा, थीम क्या न्यूमेरिकल की बनी, मैंने 1700 ज़रब 18% का बिल बना के दिया, यानी 4% को छोड़ दें अभी, मैंने 1700 ज़रब 18% यानी 1700 जमा 306 का बिल बना के दिया, तो ये वाला टैक्स मैंने रिकवर किया या पे किया है? रिकवर किया। कल आपको बता रहे थे ये वाला टैक्स हमने क्या किया है, रिकवर किया है, और ये क्या कर दिया हुआ है, ऑलरेडी पे। तो नेट करके पेएबल भी आ सकता है और रिफंडेबल भी आ सकता है। अच्छा, न्यूमेरिकल के फेस में आगे चलें। दूसरी हेडिंग मेरी होनी चाहिए कौन सी, सेल, जीरो रेट सेल। अब जीरो रेट सेल मुझे बताएं कितनी है, 500। समझ आ रहा है फिगर्स कहां से आ रही हैं? 500 पे गवर्नमेंट कहती है टैक्स ना लगाओ क्योंकि ये चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। 500 पे टैक्स ना लगाओ क्योंकि ये चीजें, तो कितने % लगाएं? जवाब 0। लेकिन आपने कहा इस गाड़ी में जो टायर इस्तेमाल हुए हैं मैंने तो वो खरीदते हुए जनरल टायर को टैक्स दे दिया था। मैंने कहा हाँ, कितना था बताना जरा, बताऊं? बैंगन नहीं, बताऊं? मैंने कहा कोई नहीं, रिफंड ले लो, आके वापस ले लो, मुझे क्या मसला है, रिफंड ले लो, ये तुमने गलती से जमा करा दिया, अब ये तो गाड़ियां माशाल्लाह जबरदस्त हैं, तो रिफंड मांग लो मेरे से, ये लो, आज रिफंड ले लो, ये मैं आपको 144 वापस करता हूँ, कोई मसला नहीं, बस मैं साबित कर दो एक्सपोर्ट हुई है गाड़ी। आपने जॉन के साथ तस्वीरें गाड़ी की खींच के दिखा दी, हमें ये देखो जॉन वो सुजुकी मैरान में घूम रहा है जर्मनी में। तो रिफंड, ये आप गवर्नमेंट से रिफंड ले लें, कोई मसला नहीं, गवर्नमेंट भाई अब इसका क्या करना है इसको मैं बाद में बताता हूं। इस रिफंड में गवर्नमेंट ज़्यादा तंग करती है। आखिरी सेल 300 ज़रब क्रॉस इज इक्वल टू क्रॉस। गवर्नमेंट कहती है ये एग्जेम्प्ट सेल है, ये एग्जेम्प्ट सेल है। इसका जो इनपुट है वो कितना है, 86। गवर्नमेंट कहती है ये नॉन रिफंडेबल है, ये नॉन रिफंडेबल है, ये मैं आपको वापस नहीं करूंगी। एग्जेम्प्ट सेल किसी एतबार से नुकसानदेह है इन सेल्स टैक्स का लॉ। एग्जेम्प्ट सेल वाले का बेचारे का नुकसान ये होता है कि उसका इनपुट डेड हो जाता है। आप कह रहे होंगे गवर्नमेंट को टैंक बेचें, ये तो अच्छी बात है भाई, इस बहस को इसको छोड़े, मैंने तो आपको रूल बता रहा हूं, आप ना बेचते, आपको किसने कहा था बेचने को, आप एग्जेम्प्ट सेल ना किया करें, जिसको मसला है एग्जेम्प्ट सेल करने से वो ना किया करे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है एग्जेम्प्ट सेल वाले का इनपुट मैंने डेड कर देना है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जीरो रेट सेल में और एग्जेम्प्ट सेल में। अब आखिरी और हतमी बात सुने, अब IS2 जो इन्वेंट्रीज का टॉपिक है वो आपको सेव करेगा, वो आपको कहेगा कोई मसला नहीं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना दो। IS 28 कहते हैं 86 को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लो और चीज महंगी करके बेच दो, उसमें क्या मसला, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुमने कौन सा अपनी जेब से ये टैक्स दिया है, तुमने जेब से पे कर दिया, कोई मसला नहीं, चीज महंगी करके बेच दो। और अगर फिर भी तुम्हें महंगी नहीं बिक रही, लोग नहीं खरीद रहे, तो ये कारोबार छोड़ दो, वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है ना। तो आप शौक से एग्जेम्प्ट सेल करते हैं, अगर आपको कोई बचत हो, अगर आपको बचत नहीं होनी आपने क्यों करना है,
तो जिसको लग रहा है कि गवर्नमेंट इसमें ज्यादती कर रही है तो वो ये कारोबार छोड़ दे, बस खत्म करे, नॉर्मल टैक्सेबल सेल पे आ जाए, वरना फॉरेन कस्टमर ढूंढे फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर तो सारा ही आपको रिफंड हो जाया करेगा, फिर तो कोई मसला ही नहीं। तो आप अपने शौक से एग्जाम सेल करने आए हैं, कुछ बच रहा होगा तभी आए हैं, वरना क्यों आना था आपने। तो एग्जाम सेल वाले को सबसे बड़ा नुकसान सेल्स टैक्स में ये हुआ करेगा, जो जीरो रेट सेल वाले का सबसे बड़ा फायदा होगा। जीरो रेट सेल वाले को 144 मिलियन का गवर्नमेंट रिफंड का चेक बना के दे दिया करेगी, भाई ये पकड़ो 144 मिलियन वापस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो पाकिस्तान में। और एग्जाम सेल वाले का इनपुट क्या हो जाया करेगा, डेड हो जाया करेगा। डेड होने का मतलब है ये क्या होगा, नॉन रिफंडेबल। चलें जी नोट कर लें। बाकी 4% रह गया, वो मुझे याद है, वो मैं बताता हूं क्या करना है उसका। चलें जी, ये फेस बना लें न्यूमेरिकल का। उसका इनपुट बिल्कुल वही वही, हाँ सेम सेम बात, वन एंड द सेम थिंग, यू राइट गाय। ओके अच्छा माय डियर, ये क्या हाथ पे तो नहीं क्लास हो रही ना, इधर क्लास हो रही है। अच्छा अब आई कैप ये कहता है कि इन ज्यादा चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा किया करो, इस 144 को ना, इस 144 को न्यूमेरिकल में नीचे लिख दिया करो कि ये रिफंड मिलना है। तो आई कैप कहते हैं ये सारी लाइनें बच्चे को कह दो कि पेपर में डाले ही ना, बस कहते हैं ये काफ़ी है, दिस इज एनफ। तो ऑब्वियसली हम ये सारा कुछ नहीं डाला करेंगे, बल्कि हम आज के बाद 86 को काट ही दिया करेंगे। 86 का कुछ करना ही नहीं, डेड होता है ना ये, इसका कोई फायदा ही नहीं, तो हम उधर ही 86 को काट दिया करेंगे ताकि इसका स्यापा ही खत्म हो जाए। ये आपा स्यापा डालने से पहले इसको गायब कर दें, तो इसलिए 86 को तो सिंपली इग्नोर करें, ये तो डेड हो जाने। बाकी इंशाल्लाह जो 144 होगा उसका हम कर लिया करेंगे कुछ पेपर में, इसका हम रिफंड ले लिया करेंगे। इस 144 का क्या ले लिया करेंगे, रिफंड ले लिया करेंगे गवर्नमेंट से। तो अब ये सारी लाइनें अवॉइड होंगी, बस यही लाइन पेपर में आया करेगी। अब इसमें मैं 4% वो आपको डाल देता हूँ ताकि हमारा न्यूमेरिकल का फेस खत्म हो जाए। तो अब आप बेशक मिटाना है मिटा दें, नहीं मिटाना ना मिटाएं, हमने फ्रेश तरीके से नए सफ़े पे आप इसका सोल्यूशन नोट करना है, जो एग्जाम लेवल का सोल्यूशन है। ये सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए था, अब इसी को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश सफ़े पे नया सोल्यूशन नोट करें। अच्छा अब माय डियर, हमारे सवाल सॉल्व करने की तरतीब ये हुआ करेगी कि हम न्यूमेरिकल का फेस बनाते हुए सिर्फ इसको देखा करेंगे, बस न्यूमेरिकल का फेस बनाते हुए सिर्फ इसको देखा करेंगे। और थोड़ी सी बात याद रखिएगा, ये 144 गवर्नमेंट से क्या लेना है, रिफंड लेना है। तो 144 को मैं एंड पे डाल रहा हूं, बिल्कुल न्यूमेरिकल के एंड पे, यानी आप समझ लें 12 लाइनें छोड़ के, रिफंडेबल ड्यू टू जीरो रेट सेल इज माय डियर 144। ये न्यूमेरिकल की दुम है। अब फेस बनाना शुरू करते हैं, ये 10-12 लाइनें छोड़ के ये डाल दें। अब हमारी नजर सिर्फ डब्बे के अंदर होगी। चलें जी, डब्बे की फिगर्स उठाएं
और न्यूमेरिकल का फेस बनाएं। डब्बे की फिगर्स उठाएं, न्यूमेरिकल का फेस बनाएं। ये तो मैं भी याद कर लेता हूं। डब्बे की फिगर्स उठाएं और न्यूमेरिकल्स का फेस बनाएं। मिस्टर एक्स, सेल्स टैक्स लायबिलिटी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ, पता नहीं कौन सा मंथ है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा, फर्स्ट लाइन हुआ करेगी न्यूमेरिकल में सेल इंटू 18%, क्योंकि परचेज इंटू 18% आपको पता है हम वर्किंग में लगा चुके हैं। तो पहली लाइन जो न्यूमेरिकल में हुआ करेगी दैट विल बी सेल इंटू 18%। ये टैक्स हम अपने कस्टमर से क्या कर रहे हैं, रिकवर। उसे 1700 की चीज बेच के बिल बना के जो दे रहे हैं वो 1700 जमा 306 का, 1700 जमा 300 यानी 2006 रुपए का उससे बिल बना के दे रहे हैं। उसमें 1700 हमारा है, 306 इज पेएबल टू गवर्नमेंट। लेकिन इसका नाम बड़ा अजीब सा है, आउटपुट। बेसिकली इट इज सेल इंटू 18%। लेकिन ऑब्वियसली हम 306 तो जमा नहीं कराएंगे। हम गवर्नमेंट को कहेंगे यार थोड़ा सा रहम करो, टायर खरीदते हुए मैंने टायर बहुत महंगे खरीदे हैं, टायर 4000 के नहीं मिले मुझे, 4720 के मिले हैं। ओ हाँ, हुकूमत कहेगी ठीक है, फिर 306 इज नॉट पेएबल टू गवर्नमेंट। हुकूमत कहेगी चलो रिलैक्स करो, उसको पकड़ो 490 को। अब माय डियर डब्बे में देखना है बस, 1700 को पकड़ लिया, अब किसको पकड़ें, 490 को। लेस इनपुट, सिर्फ इसी का इनपुट बुलाएं। अब जरा सब्र करें, नोट नहीं करना। माय डियर ये रिफंड हुकूमत नहीं करती, 490 वाला माइनस करके रिफंड आ रहा है। रिफंड की रीजन ये है कि परचेजेस महंगी हुई होंगी, सेल नहीं हो सकी होगी, कोई भी मसला होगा, रिफंड आ रहा है। तो इसका ना हुकूमत ने एक रूल बना लिया हुआ है। जैसे प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक रूल था लोअर ऑफ, हुकूमत कहती है ये जो है ना एक्चुअल बताओ कितना है। आपको पता है जब भी लोअर ऑफ की बात आती है तो सबसे पहले एक्चुअल फिगर आती है। एक्चुअल कितनी फिगर है, 490। और अगली फिगर आपको पता है वो अपनी तरफ से बनाता है, वो किसी चीज की परसेंटेज होती है, तो वो है 90% ऑफ आउटपुट। 90% ऑफ आउटपुट। तो ये एक रूल है, रूल, इसको याद कर लें। ये जो हमारा इनपुट हुआ करेगा 490, इसको कभी भी हम पूरा माइनस नहीं किया करेंगे। जिस तरह रिपेयर अलाउंस को माइनस करते थे, रिपेयर को माइनस नहीं करते, लेकिन उधर लोअर ऑफ नहीं होता था। ज्यादा इससे मिलती जुलती मिसाल वो थी, वो जो 4% थी, पता नहीं क्या, वो रेंट कलेक्शन चार्जेस, एक्चुअल और 4% ऑफ ग्रॉस रेंट। उसी तरह की मिसाल समझ लें, एक्चुअल और 90% ऑफ 306। 90% 306 को ले रहा 275। व्हाट इज लोअर, 270। जवाब उल्टा, गवर्नमेंट ने अपनी तो पेबल निकाल लिया, अपने हुकूमत को टैक्स देना 31। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट आपको रिलैक्स करेगी, गवर्नमेंट कहेगी रो मत, बताओ मसला क्या हुआ। मसला समझाने लगा हूं, आप लोग नीचे देखने लगे हैं। देखें आज नीचे सारे देखें, देखें इसी में जाने। नहीं सर कॉलेज में मेरी कवर ना बनाइएगा। अच्छा जाना है ना, जो भी कर लें, अब जाना तो है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, 490। कितना करने दिया, अब कोई लफ्ज बोल रहे हैं आप, कितना नहीं माइनस करने दिया। नहीं, कैरी फॉरवर्ड का ज्यादा अच्छा है। वेल डन, किसने बोला कैरी फॉरवर्ड, वेल डन, आवाज आई। कैरी फॉरवर्ड कितना माइनस करना चाह रहे थे जनवरी में, 490। कितना जनवरी में माइनस हुआ, जो माइनस नहीं हो सका वो फरवरी में माइनस कर लें, नहीं हो सका मार्च में कर लेंगे, नहीं हो सका अप्रैल में कर लेंगे। कब जाके ब्रेक लगाएंगे ये भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये सही है, तो जसूस क्रिएट करके हमें भेज देते हैं। मुझे नींद ही नहीं आती, पता नहीं कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा। मैं यही सोचते सोचते सो जाऊंगा और यही सोचते सोचते उठूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये भी कुछ सोचे हैं। अच्छा
कल पता चल जाने। कैरी फॉरवर्ड इनपुट, स इस लाइन को ऊपर डालेंगे नीचे डालेंगे, जहां मर्जी कर लें यार, इधर कर दें इधर कर दें, इसको फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है क्लास के बाद को पूछने आ जाए, तो मैंने कहा पहले ही एड्रेस कर लो। नहीं सर फिर भी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा कहां करके, यहां करके कर लो, यहां करके कर लो, बस करना है। कैरी फॉरवर्ड इनपुट कितना माइनस करना चाह रहे थे, कितना माइनस करने दिया, कितना फरवरी में कैरी फॉरवर्ड कर लें तो 1.5। और इसको फिर फरवरी के न्यूमेरिकल में कभी देखेंगे कहां पोस्ट करना है फेस पे, वो फिर बाद की बात है। चलें जी ओवर, एक छोटी सी चीज रहेगी है वो बता दें, फिर सवाल हमारा खत्म है। 4%, बस 4% लगा दें। ऐड कर लूं लेस कर लूं, ऐड कर लें, चलें ऐड कर लेते हैं। देखना डब्बे के अंदर ही है, मैं अपनी बात से फिरूंगा नहीं, देखना डब्बे के अंदर ही है। डब्बे के अंदर से कोई फिगर उठाएं, ये तो अच्छे बच्चों के डॉलर्स की थी ना, इसको तो 18 भी पढ़ा रहने दें। इसका 4%, तो इस 4% का नाम सुन लें आज, 4% नॉर्मल टैक्स नहीं, 4% फर्दर टैक्स ऑन सेल टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर। बस पेपर में 4% फर्दर टैक्स भी लिख लेंगे तो काफी है, इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। ढूंढे जरा डब्बे के अंदर किस फिगर पे लगाना है 4%। 32, 63। इट इज पेएबल टू गवर्नमेंट 15 फरवरी तक, बाय 15 फरवरी, ये लिख लें बाय 15 फरवरी। कल ली थी क्लास कल वाली, 15 फरवरी तक ये हुकूमत को 63 जमा करा दें। ओके, अब जरा कोशिश करने आप लोगों ने इसको 2 दफा करके आना है सवाल को। अच्छा अभी इधर देखें एक मिनट, स्टेप्स पहले पकड़ा करेंगे पर चेज को, उस पर क्या लगा दिया करेंगे, इस टोटल को यहां ले आया करेंगे। उसके बाद तीनों किस्म की, सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू अनरजिस्टर्ड, इन दोनों को इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिया कि इन दोनों पे 18 लगना है, इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिया। इसको इसलिए लग रखा है कि इस पे 0 लगना है, इसको इसलिए लग रखा है कि इस पे टैक्स लगना ही नहीं। अगला काम आपने शायद नोट किया हो, ये दोनों भी नहीं फेस पे गए क्योंकि इन पे टैक्स ही नहीं लगना, और ये भी फेस पे नहीं गया। बस इसका आपने गवर्नमेंट से क्या मांग लिया करना है, रिफंड। अब हमारी जेन्युइन सेल उठाएं जो कि 18% वाली है, इस पे कस्टमर से 306 रुपए लें, लेकिन हुकूमत को जब देने की बारी आए, ठहर जो यार वाइंड अप करते हैं इकट्ठे, हुकूमत को जब देने की बारी आए तो फिर आप 490 माइनस ना करें, फिर आप अजीब सी बात करें 490 और 90% ऑफ आउटपुट माइनस करना चाह रहे थे। 490 हुआ 270, बाकी फिर कभी माइनस कर लेंगे। एक चीज छोटी सी रहेगी थी बस, ये 1700 पूरे पे 18% लग गया, हालांकि 800 पे 22% लगना था। 800 को नीचे बुला के इस पे अलग से 4% लगा दें। और क्लास के बाद आके आपने मेरे से ये नहीं पूछना कि ये रिफंड 144 का और ये पेएबल 163 का ये नेट हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं हो सकता। इसकी बात फिर कभी थ्योरी के सवालों में करेंगे, अभी इसको अलग अलग ही रखें। ये हुकूमत से वापस लेना है और ये हुकूमत को देना है। हाँ जी 86 डेड हो जाएगा। 86 का हमारे सिलेबस से ताल्लुक नहीं है। IS 2 में कहते हैं कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दो। हाँ इसी वजह से उसने नीचे रखा हुआ है, उसको इसी वजह से नीचे रखा हुआ है, वरना टैक्स पेयर्स को फायदा हो रहा था इसलिए। आपका नाम क्या है? सत्यान जी। कौन बोल रहा है? हाँ बोले। हाँ उसको हो जाएगा, गवर्नमेंट से तो नहीं हुआ ना। सर पेबल 63 है इस क्वेश्चन में और कैरी फॉरवर्ड 215 कर दिया है, तो वो भी तो अगले